नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ज्ञान और मैं अनुपम शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं यूपी बोर्ड के क्लास 12th के बच्चों के लिए स्पेशली समाकलन चैप्टर लेके आया हूं। यह चैप्टर यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, सीबीएसई बोर्ड के हिंदी मीडियम बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं कोशिश करूंगा जहां जहां टर्म होगा इंग्लिश में वहां भी बताने की कोशिश करूंगा, तो ये वीडियो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के भी काम आने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको प्रारंभिक समाकलन सिखाने वाला हूं कि समाकलन मतलब इंटीग्रेशन, कि वो कैसे होता है और उसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हमको जानने की जरूरत है कि इंटीग्रेशन है क्या। तो इंटीग्रेशन एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग करके किसी कर्व से घिरी हुई आकृति का क्षेत्रफल या उसका आयतन निकाला जा सकता है। क्योंकि अभी तक जितना आप क्षेत्रफल का फार्मूला पढ़े हो वो किसी निश्चित आकृति के लिए होता है। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल का अलग फार्मूला है, चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अलग फार्मूला है। लेकिन अभी कोई आकृति मैं इस तरीके से बना दूं और आपसे कहूं इसका क्षेत्रफल निकालो, तो कहोगे सर इसका कैसे निकलेगा, नहीं निकल सकता। लेकिन समाकलन का उपयोग करके इसका भी क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। अगर ये 3D में हो तो इसका आयतन निकाला जा सकता है। हम लोगों को यही प्रोसेस सीखना है। तो मुझे सबसे पहले यह जानने की जरूरत है कि समाकलन को किताबों के अनुसार कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो समाकलन किसी भी अवकलन का व्युत्क्रम या फिर इंग्लिश में बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव ज्ञात करने की एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग करके किसी भी अवकलन का प्रति अवकलज निकाला जा सकता है। कैसे प्रति अवकलज निकालते हैं इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि समाकलन को व्यक्त कैसे करते हैं, उसको शो कैसे करेंगे। तो अगर मैं मान लूं, माना स्मॉल एफ एक्स तथा कैपिटल एफ एक्स दो फलन इस प्रकार हैं कि डी डी एक्स ऑफ स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स है। मतलब इस छोटे वाले एफ एक्स का अवकल गुणांक, उसका अवकलन इस बड़े वाले एफ एक्स के बराबर है। और मैंने आपको क्या सिखाया कि समाकलन किसी अवकलन का प्रति अवकलज होता है या उसका एंटी डेरिवेटिव होता है। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब उसका उल्टा कर देना। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि जो ये कैपिटल वाला एफ एक्स है, कैपिटल एफ एक्स का समाकलन आपका जो होगा वो स्मॉल वाला एफ एक्स होगा। इसको चिन्ह की सहायता से कैसे प्रदर्शित किया जाता है, इसके लिए एक चिन्ह ऐसा यूज करते हैं। ये अंग्रेजी के एस अक्षर का विकृत रूप है। विकृत का मतलब बिगड़ा हुआ रूप है। यही एस अक्षर बिगड़ते बिगड़ते अब इस तरीके से बना है। जनरल नोटिफिकेशन में इसी का उपयोग समाकलन के चिन्ह के रूप में किया जाता है। इसी को समाकलन का चिन्ह बोलते हैं। तो हमने देखा कि इसका समाकलन यह है अवकलन के व्युत्क्रम की वजह से। तो इसको मुझे अगर समाकलन के चिन्ह के साथ प्रदर्शित करना है तो इसको मैं लिखूंगा यहां पे इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स। ये dx था क्योंकि गुणा करने पे dx भी उधर ही चला जाएगा। मतलब x के सापेक्ष अगर कैपिटल एफ एक्स का प्रति अवकलज निकाला जाए तो यह आता है स्मॉल वाला एफ एक्स। ये इसका नोटिफिकेशन है समाकलन को प्रदर्शित करने का। यहां पर जो ये चिन्ह है, इस चिन्ह को इंटीग्रेशन साइन बोलते हैं, समाकलन चिन्ह। जिस भी शब्द के पहले यह चिन्ह लगा होगा, जिस टर्म के पहले यह चिन्ह लगा होगा, उस चिन्ह का मुझे प्रति अवकलज निकालना होगा। कुछ एग्जाम्पल मैं करके आपको दिखाता हूं। आपको पता है
कि एक्स स्क्वायर का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन 2x होता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसका समाकलन करूं यानी प्रति अवकलज करूं तो ये आएगा। तो इस बात को हमें ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन 2x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं कोई दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, डी dx लिखा है, अगर e की पावर x हो तो e की पावर x का अवकलन सेम वही e की पावर x ही रहता है। तो इसका मतलब हुआ कि e की पावर x का अगर x के सापेक्ष समाकलन किया जाए तो यह भी e की पावर x ही रहेगा। हमको पता है कि डी dx के साथ साइन x का अवकलन cos x होता है। मतलब अगर मैं cos x का समाकलन करूं तो मुझे उत्तर में sin x मिलेगा। इसी प्रक्रिया को प्रति अवकलज कहते हैं, क्योंकि अवकलन में जिस प्रश्न का उत्तर जो आता है उस उत्तर का समाकलन करने से मुझे वो प्रश्न वापस मिल जाता है। इस प्रक्रिया को प्रति अवकलज या एंटी डेरिवेटिव कहा जाता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है, जिसको हम लोग अनुमान विधि से यानी उसके अवकलन के सिंपल परिभाषाओं का उपयोग करके लगाते हैं। लेकिन उसको भी ज्ञात करने से पहले हम आपको वो सारे फार्मूले बता देना चाहते हैं जिनका उपयोग हम बेसिक समाकलन को सॉल्व करने में करने वाले हैं। यहां पे आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि बेसिक समाकलन में जितने फार्मूले उपयोग होंगे उनको उल्टा और सीधा दोनों तरफ से याद करना जरूरी है। जब तक आप उसको दोनों तरफ से याद नहीं करोगे तब तक वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर मैंने बेसिक फार्मूले लिख रखे हैं, इसमें आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा। जब आपको ये याद हो जाएंगे पूरी तरीके से, उल्टा और सीधा दोनों तरीके से, तो आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। कुछ एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3x स्क्वायर का प्रति अवकलज यानी एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले इसको लगाने से पहले हमको अपने दिमाग में सोचना है कि किस चीज का अवकलन मैं करूं तो मुझे एक्स स्क्वायर पता चल जाए। तो जब आप इसको सोचोगे तो अगर आप अवकलन का फार्मूला याद करने की कोशिश करो तो अभी अभी मैंने आपको दिखाया है कि x की पावर n का अवकलन n x की पावर n-1 होता है। मतलब अवकलन करते वक्त पावर घट जाती है। तो ये x स्क्वायर जो अवकलन आया होगा ये इससे एक ज्यादा पावर यानी x की पावर 3 से आया होगा। तो मेरी स्टार्टिंग यहीं से होगी। मुझे जिसके आंसर में x स्क्वायर आया हो उसका अवकलन पता करना है। तो जब मैं इसका अवकलन निकालूंगा तो इस फार्मूले के हिसाब से ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। मुझे पावर को बाहर कर देना है और ऊपर जो पावर होगी उसमें से एक कम कर देना है। तो x क्यूब का अवकलन हुआ 3x स्क्वायर और मुझे इसी का तो प्रति अवकलज निकालना था, यानी इसका प्रति अवकलज ये हो गया। तो मैं लिख दूंगा कि 3x स्क्वायर का प्रति अवकलज बराबर हो जाएगा x क्यूब और यही हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन में करके दिखा देता हूं आपको। मान लीजिए आपसे कहा गया 3/2 रूट x का प्रति अवकलज ज्ञात करो। तो सबसे पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि ये जो रूट वाला नंबर आया है रूट x, ये किसके अवकलन में आएगा। तो रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2 और अवकलन पता करने का तरीका क्या है, पावर उससे बड़ी होनी चाहिए, वो भी 1। तो 1 बड़ी होने का मतलब इसमें 1 बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 2 × 2 और 1 3/2। यानी कि ये जो रूट x आया होगा वो x की पावर 3/2 में आया होगा। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो इस डिफरेंशिएशन के फार्मूले के हिसाब से
n बाहर आता है, n का मतलब 3/2 बाहर आएगा और x की जो भी पावर होगी उसमें से 1 कम हो जाएगा। तो ये मेरे पास बचेगा 3/2, x की पावर 1/2 और इसी x की पावर 1/2 को हम लोग बोलते हैं √x। यानी अगर इसका अवकलन रूट ये होता है तो फिर इसका प्रति अवकलज या फिर एंटी डेरिवेटिव ये होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रति अवकलज या फिर एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3/2 √x इज इक्वल टू x टू दी पावर 3/2 और ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। एक एग्जांपल है आपके सामने, 4 sin टू दी पावर 3x का प्रति अवकलज या फिर एंटी डेरिवेटिव निकालिए। हमें तुरंत सोचना है कि साइन किसके अवकलन में आता है। तो आप फार्मूला अगर याद करोगे तो आपके सामने फार्मूला एक मैंने लिखाया है, डी dx ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। यानी कि cos x का अगर अवकलन किया जाए तो आंसर में माइनस साइन एक्स आता है। तो फिर इसकी एंगल 3x है तो मुझे cos x के बजाय cos 3x का अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन में सब्स्टिट्यूशन की प्रक्रिया यानी प्रतिस्थापन विधि आप सीख चुके हो, चेन रूल आप जानते हो। तो उस विधि का अगर उपयोग करेंगे तो 3x को कुछ मान करके मुझे अवकलन करना पड़ेगा। वैसे ये सब अवकलन तो आपको मुंह जबानी याद हो जानी चाहिए। मुंह जबानी का फंडा क्या है कि cos में माइनस आता है, आप माइनस लगा दो, इसके गुणांक में जो भी गिनती हो उसको बाहर लिख दो और सीधे उसका आंसर लिख दो, बस अवकलन हो जाता है। मतलब cos 3x का अवकलन जो होगा वो -3 sin 3x होगा। बट मुझे 4 sin 3x निकालना है तो इसके लिए मैं क्या करूं, sin 3x पहले पता कर लेता हूं मैं। तो sin 3x से पता करूंगा तो ये -3 को मुझे इधर भेजना पड़ेगा। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये भाई इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, इधर ये 3 के साथ यहां गुणे में है तो इधर आके ये भाग में हो जाएगा। तो 1/3 माइनस का डी dx के साथ ये हो गया cos 3x। लेकिन मुझे केवल sin 3x नहीं चाहिए, मुझे इसके साथ 4 भी चाहिए। तो मैं दोनों साइड में 4 से गुणा कर दूं। तो जब इधर 4 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 4 sin 3x और इसको जब मैं 4 से गुणा करूंगा तो माइनस का 4/3 और ये हो जाएगा डी dx के साथ cos 3x। इसको भी उसी तरफ ट्रांसफर करिए। तो जब इसको भी हम उसी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा, डी dx के साथ -4/3 और cos 3x। मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका अवकलन करूं तो मुझे ये मिलेगा। तो फिर इसका मतलब कि इसका जो समाकलन हुआ, अतः 4 sin 3x का प्रति अवकलज ये हो गया -4/3 और cos 3x ये हो गया आंसर। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का एंटी डेरिवेटिव पता कर सकते हो। आपके बुक की एक्सरसाइज में कुल 4 या 5 क्वेश्चन दिए हैं पहले एक्सरसाइज में, जिनका आपको प्रति अवकलज ज्ञात करना है। उनको आप आसानी से लगा दोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के साथ बता सकते हो। आप पूरे वीडियो को देखोगे तो लास्ट में एंड में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी लिख के आता है। आप उसका यूज करके हमें अपने क्वेश्चन या अपनी समस्या को भेज सकते हो। मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और बहुत जल्द, जितनी जल्दी देखूंगा उतनी जल्दी आपको आंसर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा देर लग सकता है क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन भेजने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। मैं स्कूल पढ़ाता हूं, कोचिंग पढ़ाता हूं, तो वहां से जब टाइम मिलेगा तब मैं आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेज पाऊंगा। तो एंटी डेरिवेटिव के बाद नंबर आता है बेसिक इंटीग्रेशन का, यानी बेसिक समाकलन का। बेसिक समाकलन में जो आपको मैंने अभी फार्मूले दिखाए थे, उन्हीं फार्मूलों को मुझे देखना है। सारे फार्मूले अवकलन वाले ही हैं, बस एक फार्मूला केवल चेंज है और वो कौन सा है, इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx का। ये फार्मूला आपके अवकलन वाले में नहीं था। तो इसका जब मुझे समाकलन मतलब x की पावर कुछ भी आ जाए और अगर मुझे समाकलन करना होगा तो मैं क्या करूंगा,
इसकी पावर में ऊपर 1 बढ़ा दूंगा और नीचे 1 बढ़ा दूंगा और लास्ट में प्लस सी लिख दूंगा, बस मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो x की पावर 3 का मुझे अवकलन करना है, तो मुझे बस इसकी पावर में 1 बढ़ा देना है और नीचे वही लिख देना है और ये हमारा आंसर हो गया। यहां पे प्रश्न ये उठता है कि मैं ये बार बार प्लस सी क्यों लिख रहा हूं। इसको बोलते हैं समाकलन, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या कह लीजिए समाकलन का अचर। ये क्यों बचता है मैं आपको एग्जांपल से दिखाऊं तो आसान रहेगा। मान लीजिए आपको मैं दूं कि x स्क्वायर प्लस 2 का समाकलन अवकलन करिए, तो जब आप इसका अवकलन करोगे तो आप देखोगे कि x स्क्वायर का 2x होता है और 2 का 0 होता है। ये आंसर हो गया 2x। तो इसका अगर एंटी डेरिवेटिव किया जाए यानी प्रति अवकलज किया जाए तो इसका प्रति अवकलज ये पूरा आना चाहिए, लेकिन साथ में एक दूसरा कंडीशन दिखाता हूं। अगर आपको केवल x स्क्वायर का अवकलन करना हो तो x स्क्वायर का अवकलन भी 2x होता है, तो इसका भी एंटी डेरिवेटिव ये आना चाहिए। तो अब यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि 2x का एंटी डेरिवेटिव आप x स्क्वायर लिखो या 2x का एंटी डेरिवेटिव आप x स्क्वायर प्लस 2 लिखो। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम का विषय है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस समाकलन अचर c का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि चाहे ये क्वेश्चन हो या ये हो, मैं दोनों के आंसर के साथ प्लस सी जरूर लगाऊंगा। अब जब मैं इसके मान प्रतिस्थापित करूंगा तो अगर इसका होगा तो c 0 आकर के ये बचेगा और अगर इसका होगा तो c की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये काम आप लोग फिजिक्स में कक्षा 11 में कर चुके हो जब गति के नियमों को सिद्ध करते हैं। इसलिए जब भी किसी का इंटीग्रेशन किया जाता है तो उसके साथ हम समाकलन अचर यानी कि c को जरूर उपयोग करेंगे, चाहे जैसे हो। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे आंसर आएगा बस तुरंत मुझे उसके साथ प्लस का सी लगा देना है। अब कुछ मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखा देता हूं जिन फार्मूले का उपयोग करके कि कैसे फार्मूलों से हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन में। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 2/3। इसका मुझे अवकलन समाकलन निकालना है। तो अब एंटी डेरिवेटिव निकालने का तो तरीका अलग है, आपको सिखा चुका हूं। फार्मूले के लिए मुझे सीधे आपको मैंने बता रखा है कि अगर x की पावर n dx हो तो क्या होता है, x की पावर n+1 और अपॉन में n+1+c होता है। और ये देखिए x की पावर n बन रहा है, भाई भले ही पावर 2/3 है पर x की है ना, तो ये इसी फार्मूले पर हुआ। तो इसके हिसाब से मेरे पास आंसर क्या मिलेगा, n की जगह पे है 2/3, इसमें मुझे 1 जोड़ देना है और जो चीज मैं पावर में लिखूंगा उसी को नीचे लिखना है और लास्ट में प्लस सी। तो ये मेरे पास आंसर बचेगा x की पावर 3 एकम 3 और 2 5/3 और यहां नीचे भी 3 एकम 3 और 2 5/3 प्लस सी बचेगा। इस 5/3 को ऊपर भेजिए तो ये उल्टा हो जाएगा और ये बचेगा 3/5 और इधर से बचेगा x की पावर 5/3 और प्लस सी और ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का समाकलन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। एक आध एग्जांपल और देखते हैं। यह है इंटीग्रेशन 1/x की पावर 3। अब मुझे इसका समाकलन करना है। अब इसको उस फार्मूले से मिलाइए तो देखिए वही लिखा है, बस इसका सिर्फ फॉर्मेट चेंज है। तो अलजेब्रा यानी बीजगणित में आप सीख के आए हो कि हम इस x की पावर 3 को ऊपर भेज सकते हैं। तो अगर हम इसको ऊपर भेज दें तो मुझे क्या मिलेगा, x की पावर -3 dx। देखिए सेम वही क्वेश्चन हो गया। अब मुझे इसकी पावर में से एक ऊपर बढ़ा देना है और वही एक नीचे भी बढ़ा देना है और लास्ट में प्लस सी लिख देना है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ये बचा x की पावर -3 में से एक निकल गया -2 और यहां पे भी बचा -2 प्लस सी। लेकिन पावर को हम माइनस में नहीं लिखते,
जैसे मैंने इसकी जगह पे ये लिखा था, ऐसे हम इसकी जगह पे ये भी तो लिख सकते हैं। तो यानी पावर का निगेटिव हटाने के लिए मुझे उसको चेंज कर देना पड़ता है, यानी ऊपर है तो नीचे भेज देंगे और नीचे है तो ऊपर भेज देंगे। तो नीचे अगर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x² और प्लस c, और ये हमारा आंसर होगा। एक और देखिए, ये मेरे पास है √x dx। रूट का फंडा आप जानते हो, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब ये भी तो उसी फार्मूले पे हो गया, तो उस फार्मूले के हिसाब से x की जो भी पावर है उसमें मुझे 1 ऐड कर देना है, यहां पे भी 1 ऐड हो जाएगा और लास्ट में प्लस c हो जाएगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये x की पावर 2 × 2 और 1 3/2, और यहां भी 2 × 2 और 1 3/2 प्लस c हो जाएगा। इस 3/2 को अगर ऊपर भेज दिया जाए तो ये हो गया 2/3 और x की पावर 3/2 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान होता है समाकलन करना, लेकिन तब जब आपको फार्मूले याद होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं समाकलन के मानक परिणाम कि किस तरीके का क्वेश्चन आए तो उसको हम कैसे लिखते हैं। पहला परिणाम हमारे पास है, अगर कभी आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसे आया हो fx ± gx के साथ dx, मतलब इसका यह है कि दो फलन या फिर दो संख्याओं या दो शब्दों के योग या अंतर के रूप में अगर कोई क्वेश्चन लिखा है तो इसका समाकलन करते वक्त हम दोनों को अलग अलग कर देंगे और जो भी चिन्ह लगा होगा उसी चिन्ह का उपयोग कर देंगे। तो ये प्लस या माइनस अगर लगा है तो प्लस के साथ प्लस वाला और माइनस के साथ माइनस वाला, और ये dx दोनों पे जाएगा, मतलब इसका भी समाकलन x के सापेक्ष होगा और इसका भी समाकलन x के सापेक्ष होगा। दूसरा फंडा है, अगर a के साथ fx dx आया हो जहां पे a कोई अचर संख्या है, तो संख्या के मामले में क्या होगा, वो संख्या अपने आप बाहर हो जाएगी और जो वेरिएबल बचा होगा यानी x y में से जो भी बचा होगा उसका समाकलन आप करोगे x के या जिसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ। इन दोनों स्थितियों का उपयोग करके हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन भी लगा लेते हैं, कुछ एक आध जो एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, x + 1 की पावर 3 अपॉन x dx। यह सवाल यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है 2 नंबर में। अब इसको लगाने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, या तो आपको सीधे फार्मूला लिखना चाहिए। अब जो फार्मूले मैंने आपको बताए थे उनमें ऐसा तो कोई फार्मूला है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसको सरल करूंगा। तो a + b की पावर 3 है तो पावर 3 खोल दो, तो a + b की पावर अगर 3 है तो ये हो गया a³ + b³ + 3a और b और a + b, और इस पूरे के नीचे है x। अब इसको जहां जहां से टूट रहा है वहां से अलग कर दो, तो ये x³ x हुआ, 1/x हुआ, इसको और खोलेंगे तो 3x² x और प्लस 3x/x dx, इसके इतने टुकड़े बनेंगे। यहां पे ये x और यहां से x कट गया। मैंने आपको अभी क्या बताया था कि प्लस माइनस जितने टुकड़े बने उतनी जगह इसको बांट दीजिए, तो ये मेरे पास x से x³ भाग हो करके बचेगा x² dx, यहां पे बचेगा 1/x dx, यहां पे 3 बाहर हो जाएगा और x² को x से करेंगे तो x dx, और यहां पे ये 3 बाहर हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, केवल dx। अब इसका मुझे समाकलन करना है, तो ये पहला फार्मूला x की पावर n वाला, मैंने आपको क्या सिखाया, पावर में 1 बढ़ जाता है तो 2 में 1 बढ़ेगा, ऊपर 3 और नीचे 3, प्लस ये सीधे फार्मूला है 1/x लॉग वाले में, log x का अवकलन 1/x होता है, तो 1/x का समाकलन हो गया log x 3
ये भी वही फार्मूला है, x की पावर कुछ नहीं है मतलब 1, तो फार्मूले के हिसाब से पावर में 1 जुड़ जाएगा और उतना ही नीचे आ जाएगा, प्लस 3। यहां पे कोई शब्द नहीं है तो मैं 1 मानूंगा और 1 का समाकलन x होता है और लास्ट में c एक बार लिखा जाएगा। ये नहीं कि हमने 4 बार समाकलन किया तो मैं 4c लिख दूं, नहीं, एक बार c लिखा जाएगा और यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न यहां पे ये बनता है मैंने 1 को x क्यों लिख दिया। 1 का मतलब होता है x की पावर 0 और जो मैंने आपको फार्मूला बनाया उस फार्मूले में x की पावर n वाला फार्मूला लगाओ तो ऊपर पावर 1 ऐड हो जाती है और नीचे भी ऐड हो जाती है, तो ये बचा x बटे 1 यानी कि x। इसलिए 1 का समाकलन हमेशा x लिखा जाता है। यह आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है, यह भी बोर्ड परीक्षा में, यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है और कोई जरूरी नहीं यूपी बोर्ड, सीबीएसई भी पूछा जा सकता है। आपको तरीका मैंने सिखाया है कि बस मुझे इसको ब्रेक कर देना है, तो जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ये मेरे पास क्या बचेगा, ऊपर रूट a और नीचे रूट x dx और यहां पे बचेगा ऊपर रूट x और नीचे रूट a dx। और आप इतना तो जान चुके हो कि रूट a एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट को समाकलन करने से पहले ही बाहर कर दिया जाता है, तो जब रूट a को बाहर कर देंगे तो ये बचेगा 1 बटा रूट x और यहां पर कांस्टेंट नीचे है तो 1 बाई रूट a बाहर होगा, तो ये बचा रूट x dx। रूट का फंडा बता चुका हूं, रूट का मतलब होता है पावर 1 बटा 2, लेकिन यहां नीचे का पावर है तो जब ऊपर ले जाओगे तो चिन्ह बदल जाएगा। यहां पे 1 बाई रूट a और ये हो गया x की पावर 1 बटा 2 dx। अब फार्मूला वही x की पावर n वाला, ऊपर +1 नीचे +1, तो मेरे पास क्या बचेगा, रूट a और x की पावर जो भी हो उसमें +1 ऊपर भी कर देना है और +1 नीचे भी कर देना है। यही काम यहां पर भी 1 बाई रूट a, यहां x की पावर 1 बटा 2 थी, ऊपर भी +1 कर देना है और 1 बटा 2 के साथ नीचे भी +1 कर देना है, हर उस जगह पे जहां पर मुझे x की पावर n मिले और लास्ट में समाकलन अचर c लगा देना है। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास बचेगा रूट a, यहां 1 में से आधा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बचेगा x की पावर आधा और यहां भी 1 में से आधा घट के बचेगा आधा, प्लस 1 बटा रूट a, यहां आधे में 1 जुड़ जाएगा तो 2 एकम 2 और 1 3 बटा 2 और नीचे भी बचेगा 3 बटा 2 और प्लस c। ये नीचे वाली गिनतियां ऊपर ले जाओगे तो उल्टा हो जाएंगी, तो ये हो गया 2 रूट a और x की पावर 1 बटा 2 का मतलब होता है रूट x। यहां पे हो जाएगा 2 बटे 3 और रूट a तो नीचे पहले से था और ये है x की पावर 3 बटा 2 प्लस c और यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से टुकड़ों में तोड़ करके उन्हीं फार्मूलों का उपयोग करके लगा सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये मैंने अलग से क्वेश्चन लिए हैं, खासकर उन प्रश्नों को लिया है एग्जाम्पल आपको बताने के लिए जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बाकी आपकी बुक में जो एनसीईआरटी दिए हैं वो तो बहुत आसान क्वेश्चन दिए हैं, वो सीधे देख करके ही आप उनके आंसर बता सकते हो। फिर भी आप उनको सॉल्व करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या आप किसी क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लाके आपके सामने पेश कर दूंगा। क्वेश्चन ये भी बोर्ड परीक्षा से ही है, 1/1 प्लस साइन एक्स dx त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। अब आप चेक करोगे तो फार्मूले में आपको ये नहीं मिलेगा और बार बार आपसे दोहरा रहा हूं कि जितनी चीजें फार्मूले में नहीं मिलती उनको मुझे सरल करके फार्मूले के जैसा बनाना होता है। तो जब कभी 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में आ जाए तो इसको हम सरल करने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स से इसको गुणा कर दीजिए और 1 माइनस साइन एक्स से इसको भाग कर दीजिए। इसको बोलते हैं परिमेयीकरण करना। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 से जब इसको गुणा करोगे तो ये ऊपर तो 1 माइनस साइन एक्स बचेगा और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करोगे तो ये बचेगा 1 माइनस साइन एक्स
और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको बांट दो, यानी कि दो जगहों पे लिख दो, तो ये बचेगा 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स और ये बचेगा साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब होता है सेक स्क्वायर एक्स त्रिकोणमितीय समीकरणों से। यहां पे साइन बटा कॉस स्क्वायर है, यानी 2 बार कॉस है, तो एक बार कॉस में इसके नीचे रहने दूं और एक बार अलग कर दूं, तो जो इसके नीचे रहेगा उसमें साइन और कॉस मिलकर के साइन बटे कॉस tan बना देगा, और जो एक मैं अलग करूंगा 1 बटे कॉस, उसका मतलब होता है सेक एक्स। अब ये दो कंडीशन बन गई, एक इधर और एक उधर, दोनों को अलग अलग कर दो, तो ये बन गया मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स और दूसरा बन गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स डीएक्स। अब आप चेक कर लो, ये दोनों फार्मूले होते हैं। सेक स्क्वायर एक्स फार्मूला होता है टेन एक्स का और सेक एक्स टेन एक्स फार्मूला होता है सेक एक्स का, और एक बार लगा दोगे प्लस सी, और यही हमारा आंसर आ गया। तो कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे वो सीधे फार्मूले में आए या फार्मूले में ना आए, तो अगर फार्मूले में नहीं आता है तो उसको हम पहले सिंपलीफाई करेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो नहीं समझ में आई है या कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और अपने क्वेश्चन को आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। अगर क्वेरी ज्यादा हुई तो मैं उनके वीडियो बना दूंगा, और एक आध प्रश्न ही हुए तो मैं आपको सीधे व्हाट्सएप पे ही उसका आंसर भेज दूंगा। इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो को मैं यहीं से खत्म करता हूं। बहुत जल्दी आपके लिए दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये देखना है कि आप अपने दोस्तों के साथ इसको कितना शेयर करते हैं। जितना जल्दी जल्दी आप शेयर करोगे उतनी जल्दी जल्दी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। तो बहुत जल्दी किसी नए टॉपिक पर नए दिन फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।